अस्सलाम वालेकुम, शफ़क़त अली एडवोकेट। वेलकम टू द यूनिवर्सल लॉ चैनल। आज हम बात करेंगे ज़रई ज़मीन की ख़रीद फ़रोख्त के हवाले से कि ज़रई ज़मीन को ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सा कानून है पाकिस्तान का जिसके तहत जो कि हमें ये हक़ देता है कि हम पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे ज़मीन जायदाद जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो इसके ऊपर जो हमारा आइन है उसके आर्टिकल 23 के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो वो बड़ा क्लियर है। हमारे आइन का आर्टिकल 23 ये कहता है कि एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान का शहरी पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीद सकता है, सेल कर सकता है, उसको होल्ड कर सकता है। तो आइन के तहत ये हमें हक़ हासिल है कि पूरे पाकिस्तान में हम किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीद सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है या ज़मीन को ख़रीदते वक्त वो है उसकी लोकेशन। लोकेशन को चेक करते वक्त आप कोशिश करेंगे आप मौके के ऊपर खुद जाएं, जो लोकेशन है वो खुद चेक करें, उसके अतराफ़ का जायज़ा लें। क्योंकि बाज़ दफ़ा देखने में आया है कि लोग अक्सर जो है वो कहते हैं कि जी मैंने तो खड़े होकर सामने से ये जगह देख ली थी तो उस वक्त तो ठीक थी, मतलब मुझे पता नहीं चला या मुझे जो है वो ये कुछ चीज़ें जो है मेरे से हिडन रखी गई या मुझे बताया नहीं गया। तो आप कोशिश करें जो उसमें देखने वाली चीज़ें हैं वो स्पेसिफ़िकली कि कोई ऐसा उसके ऊपर से कोई हाई टेंशन वायर्स तो नहीं गुजर रही, कोई सरकारी ड्रेन तो नहीं वहाँ से गुजर रहा, कोई ऐसा बरसाती नाला जो है वो तो उसके अंदर से या उसके साथ से या उसके नज़दीक कोई बरसाती नाला ऐसा तो नहीं है कि जब वो बरसात के दिनों में ओवरफ्लो हो तो आपकी पूरी की पूरी फसल जो है वो ख़राब हो जाए। लेट से कोई बॉर्डर बेल्ट के नज़दीक जो है वो कोई जगह ख़रीद रहे हैं तो उसका भी ख्याल करें कि चूँकि बॉर्डर बेल्ट के 3 से 4 किलोमीटर के अंदर जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जी आप उसके अंदर जो है वो बिल्डिंग नहीं बना सकते, एक सर्टन हाइट तक जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप इससे ऊपर जो है वो बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो इन सारी चीज़ों का जो है वो ख्याल करें और देखें कि जी यहाँ पे नहरी पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। नहरी पानी अगर है तो क्या आपके उसके ऊपर एक्सेस भी है, कोई खाल जो है वो बाकायदा नहर जो है वो वहाँ पे आपकी सैराब कर रही है कि नहीं कर रही, या उसको ट्यूबवेल से सैराब करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको तसल्ली कर लेनी चाहिए। और दूसरी जो मेन चीज़ है वो है पोजेशन, कब्ज़े के बारे में उसके मुकम्मल तसल्ली करें कि जो जिनसे आप ख़रीद रहे हैं कब्ज़ा उन्हीं का है, किसी और का तो कब्ज़ा नहीं है, या कब्ज़ा जो है वो कोई ऐसा ख़ानदानी झगड़ा तो नहीं है उसके ऊपर, या कोई ख़ानदानी जायदाद की तकसीम का इशू तो कोई नहीं है उसके ऊपर, या जो मुज़ारे काश्त कर रहे हैं क्या वो कब्ज़े में कोई हिंड्रेंस तो नहीं पैदा करेंगे, यानी कि कब्ज़ा जब आपको ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें कोई मुज़ाहमत तो नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जब आप ख़ुद मौके पे जाएंगे तो आपकी तसल्ली हो जाएगी। तो आप का ये तसल्ली कर लेना जो है ये बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली कब्ज़े के हवाले से। कब्ज़ा हम लोग अक्सर एक बात किया करते हैं कि पोजेशन इज़ 110 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन टाइटल, कि कब्ज़ा जो है वो टाइटल से भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि कब्ज़ा जो है वो इंटेंजिबल चीज़ है ना जी, कि कब्ज़ा आपके मिल्कियत में है, आपके पास है, आपके पास मौजूद है, तो उसका आपके पास होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कब्ज़े के बाद जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइटल डॉक्यूमेंट्स। आपने उसके जो है मलकीती कागजात जो है उनकी तसल्ली जो है वो प्रॉपर तरीके से करनी है, क्योंकि मेन चीज़ है कि आपने वहाँ उस एरिए की, उस रकबे की, अगर फ़र्द है पटवारी का रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत वो आ रहा है, या जो है वो पुराना अभी पटवारी का सिस्टम वहाँ पे चल रहा है तो पटवारी फ़र्द इशू करेगा। अगर जो नया कंप्यूटराइज सिस्टम है वो है तो फिर लैंड रिकॉर्ड सिस्टम के तहत उसकी जो है वो फ़र्द इशू होगी और या उसकी रजिस्ट्री होगी। जो भी है आपने उनसे जो भी जिनसे आप ख़रीद रहे हैं उनसे उसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मलकियती कागजात जो हैं वो आपने ओरिजिनल जो हैं वो ज़रूर चेक करने हैं। असल कागजात जो है वो आपने उसकी तसल्ली कर लेनी है
और बाकायदा लैंड रिकॉर्ड के ऑफिस जाके या पटवारी के ऑफिस जाके आपने खुद पूरे खाते की जो है वो तसल्ली करनी है कि ये जो जगह हम ख़रीद रहे हैं इसके ऊपर किसी किस्म का कोई इनकम्बरेंस तो नहीं है, यानी इसके ऊपर कोई स्टे तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा, किसी की रहन तो नहीं है, ये जगह जो है किसी बैंक का इसके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है, कोई ज़राई बैंक का या किसी बैंक के पास ये मॉर्गेज तो नहीं है, इन्होंने किसी किस्म की कोई ज़मानत तो नहीं दी हुई किसी केस में किसी बंदे की, या कोई मुचलके तो नहीं दिए हुए। तो इस चीज़ की जो है वो आपने कंप्लीट तसल्ली कर लेनी है, जिसे हम ड्यू डिलिजेंस भी कहते हैं, और एक आम जिसे हम मुश्तरी होशियारबाश भी कहते हैं, कानून की एक लैंग्वेज है मुश्तरी होशियारबाश के जी आपने अपनी तरफ से मुकम्मल तसल्ली कर लेनी है। लैंड रिकॉर्ड ऑफिस से या पटवारी तहसीलदार के ऑफिस से नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जो है वो भी हासिल कर सकते हैं कि जी इसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई कर्जा या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो स्पेशली ओरिजिनल रजिस्ट्री जो है वो भी देखनी इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर इसके ऊपर कर्जा होगा तो नॉर्मली जो बैंक्स हैं वो ओरिजिनल रजिस्ट्री जो है वो अपने पास महफूज रख लेते हैं, और अगर उसके ऊपर कोई कर्जा वगैरह नहीं होगा तो ओरिजिनल रजिस्ट्री जो है वो उसकी मालकान के पास मौजूद होगी। तो इस चीज़ की भी आपने तसल्ली कर लेनी है। जब आपने फ़र्द या आपको रजिस्ट्री जो मिलेगी देंगे, आपको उसकी कॉपी मिलेगी या उसके जो ओरिजिनल आप देखेंगे, तो मज़ीद आपने उसको जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आपने चेक करना है कि जो खाता आप ख़रीद रहे हैं क्या ये सालम खाते का रकबा है या मुश्तरका खाते का रकबा है। सालम खाते से मुराद ये है स्पेसिफ़िक नंबरान खसरा। एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप 30 कनाल ज़मीन ख़रीद रहे हैं या 40 कनाल ज़मीन ख़रीद रहे हैं और उसके 5-6 नंबरान खसरा हैं, तो क्या वो सारे के सारे नंबरान खसरा जो हैं वो आपको मुंतकिल हो रहे हैं, आपको ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या कि अगर उसका मुश्तरका खाता होगा तो उसमें से अगर आप यानी मुश्तरका खाते का मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूं कि एक लेट से 100 कनाल का एक टोटल खाता है और उस खाते में मुख्तलिफ नंबरान खसरा हैं, तो उस 100 कनाल में से जो आप ख़रीद रहे हैं वो 30 कनाल है। तो आप जो 30 कनाल वो ख़रीद रहे हैं, क्या वो उस 30 कनाल के जो नंबरान खसरा जो आप ख़रीद रहे हैं क्या उनके ऊपर उनका कब्ज़ा है कि नहीं है। जो एक मिसाल दे रहा हूँ 3, 4, 5 नंबरान खसरा जो है जो आप ख़रीद रहे हैं, क्या ये नंबरान खसरा उसी खाते में से हैं। ये तो नहीं है कि मौके के ऊपर जो है वो नंबरान खसरा कुछ और हैं और मलकियत कुछ और है। ये अक्सर जो है वो झगड़ा इन्हीं चीज़ों का देखने में आया है कि मौके के ऊपर जो है कब्ज़ा है वो किसी और खाते का दे दिया जाता है और मलकियत किसी और खाते की दे दी जाती है। तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि जो मुश्तरका खाते में जो आपको कब्ज़ा मिल रहा है क्या वो उसी खाते के नंबरान खसरा का ही मिल रहा है। ये तो नहीं है कि वो नंबरान खसरा जो है या उनका आप 30 कनाल अगर ख़रीद रहे हैं तो मालकान का जो है वो 30 कनाल जो है वो उस खाते में हिस्सा भी बचता है कि नहीं बचता। ये तो नहीं है कि वो उन्होंने ऑलरेडी कुछ नंबर्स जो हैं वो सेल कर दिए हों, कुछ मलकियत उसमें से सेल कर दी हो, मौके के ऊपर उनका कब्ज़ा हो, चार मतलब कि इवन 5-6 नंबरान खसरा का उनका कब्ज़ा हो, मगर उस खाते के अंदर जो है जो नंबरान खसरा आ रहे हैं वो सिर्फ 2 आ रहे हों। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है, इस चीज़ की तसल्ली कर लेनी है स्पेशली मुश्तरका खाते के अंदर कि जो आपको 30 कनाल रकबा दिया जा रहा है खसरा गिरदावरी के अंदर भी उनका कब्ज़ा उस 30 कनाल के अंदर शो होना चाहिए और उस खाते के अंदर भी 30 कनाल जो है वो उनका बकाया हिस्सा जो है, बकाया रकबा जो है वो 30 कनाल उनका बकाया होना चाहिए। तो इन चीज़ों की आपने तसल्ली कर लेनी है। मज़ीद ये है कि जब एग्रीमेंट टू सेल की बारी आएगी तो वो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो मेन चीज़ें हैं एग्रीमेंट टू सेल या सेल डीड जो है जब आप की उसमें आती है, अगर आपने मतलब पहले एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं, इकरारनामा मुआहदा बैक कर रहे हैं, कुछ पेमेंट दे रहे हैं, तो उसकी एक आप बाकायदा एग्रीमेंट टू सेल करेंगे और उस एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो मेन क्लॉजेस हैं, मोटी मोटी क्लॉजेस जो हैं वो बेसिकली उसमें आ जाएगा, पार्टीज़ की डिटेल आ जाएगी, पार्टीज़ का नाम आ जाएगा,
उनका सारा एड्रेसेस आ जाएंगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगी, प्रॉपर्टी की पूरी तफसील आ जाएगी कि ये प्रॉपर्टी, ये नंबरान खसरा, ये खाता खेवट कितौनी जो है वो आप ख़रीद रहे हैं, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा उस आप कितने की ये ज़मीन ख़रीद रहे हैं, टोटल जो है अमाउंट आ जाएगी, जिसे हम कंसिड्रेशन बोलते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ कंसिड्रेशन जो है वो उसके अंदर आ जाएगी। और उसके बाद जो सरे दस्त आप ज़मीन के पैसे दे रहे हैं, अब ये आप 10% दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं, 25% दे रहे हैं। नॉर्मली 10 to 25% एक सेल डीड से पहले जो है वो पेमेंट करते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये पार्टीज़ का आपस का एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। वो चाहे आधी पेमेंट कर दें, चाहे जो है वो 10% कर दें, 20% कर दें, 25% कर दें, तो ये जो आप पेमेंट करेंगे इसको अर्नेस्ट मनी जो है वो कहा जाता है। इसके बाद आपने बकाया पेमेंट का जो है वो स्केड्यूल देना है कि ये बकाया पेमेंट है वो कितने अरसे में होगी, उसकी एक स्पेसिफिक डेट मेंशन करें। कभी भी ये ना करें कि जी 2 महीने 3 महीने या इसके अंदर अंदर पेमेंट हो जाएगी, या उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइम, एक डेट जो है वो तय करें कि जी इस तारीख तक जो है वो पेमेंट बकाया होगी। चूँकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो है वो टाइम इज़ द एसेंस ऑफ द एग्रीमेंट, तो उसमें एडवांस पेमेंट का जिक्र आ गया, उसमें जो है वो आपकी टोटल अमाउंट का जिक्र आ गया, उसमें टाइम का जिक्र आ जाएगा, उसमें जो है इसके बाद आपकी वारंटीज़ गारंटीज़ उसमें आ जाती हैं। इसके बाद जो है वो एडमिनिटी क्लॉजेज आ जाएंगी दोनों पार्टीज़ की, कि अगर एक पार्टी जो है वो डिफ़ॉल्ट करती है या परचेज़र जो है वो अगर डिफ़ॉल्ट करता है, वो बाकी पेमेंट नहीं अरेंज कर पाता या बाकी पेमेंट उससे वो नहीं देता, तो उस सूरत में जो उसका दिया हुआ पैसा है वो फोरफिट हो जाएगा और मतलब वो ज़ब्त हो जाएगा। और अगर जो है मालिक जो है वो अगर इनकार कर देता है बेचने से, तो उसका जो है वो जो है एक पार्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी कि जी वो आया वो जो पैसे लिए हैं वही पैसे वापस करेगा या उनसे डबल पैसे पेमेंट देगा, या जो ख़रीदार है उसको हक़ हासिल है कि जी वो बकाया पेमेंट जो है वो कोर्ट में जमा कराए और सेल डीड करा ले। तो ये सारी जो हैं ये वारंटीज़ गारंटीज़ और ये सारी जो हैं ये डिटेल एग्रीमेंट टू सेल में आएगी। और इसी तरह से जब सेल डीड की बारी आएगी और रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड की बारी आएगी, तो सेल डीड जो है वो भी आपको बड़ी एहतियात के साथ उसके डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि सबसे पहले जो है वो पटवारी से जो फ़र्द बै है, पटवारी से या जो हमारा लैंड कोर्ट सिस्टम है वहाँ से वो जो मालिक है वो फ़र्द बराए बै जो है वो इशू करवाएगा। और आपने उसके साथ जो है वो उसका अक्स शजरा जो है वो ज़रूर लें प्रॉपर्टी का। अक्स शजरा जो है वो बेसिकली एक पूरा नक्शा आपको देंगे, जो कि पटवारी जो है मसावी जिसे बोलते हैं, बेसिकली लट्ठे के ऊपर जो है वो आप कभी वो पटवार के ऑफिस में जाके देखते हैं तो लट्ठे का एक पूरा एक नक्शा होता है जिसके ऊपर मतलब कि कपड़े का एक ऊपर जो है वो पूरे नंबरान खसरा जो है सर्वे करके तो एक बनाया जाता है, जिसके अंदर पूरे नंबरान खसराज एक एक डिटेल एक एक चीज़ लिखी होती है और उसके अंदर जो है वो पूरी पैमाइश के साथ जो है वो बना हुआ होता है। तो आप जब फ़र्द इशू कराएं पटवारी से, तो वहाँ उस एरिए का जो है वो अक्स शजरा जो है वो भी ज़रूर एक इशू करवाएं, ताकि उससे आपको पता चल जाएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ जो है वो रास्ते या कोई खाल या कोई जो है वो गुज़र रहा होता है, मौके के ऊपर जो है वो चूँकि ज़मीन जो है वो काश्त हो रही होती है तो मौके के ऊपर वो पता नहीं चलता, मगर वो अक्स शजरे में जो है वो वाज़े हो जाता है कि आया यहाँ से कोई सरकारी रास्ता तो नहीं है, यहाँ इसके अंदर कोई खाल या कोई इस तरह से कोई चीज़ है, तो वो आपको अक्स शजरे में जो है वो वाज़े हो जाएगी। तो उसका अक्स शजरा जो है वो भी इशू करवाएं और बाकायदा पटवारी से जो है वो उसकी इशू होना चाहिए रपट रोज़नामचे की नंबर लग के। तो इसी तरह से जो आपको फ़र्द मिलेगी उसके ऊपर बाकायदा पटवारी जो है वो दर्ज करेगा। 3-4 चीज़ें उसके ऊपर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पटवारी एक तो उसके ऊपर जो है वो इंदराज करेगा कि ये बाकायदा जो फ़र्द है ये बराए फ़र्द जो है वो बै के लिए जारी की गई है, यानी कि सेल डीड के लिए जारी की गई है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई हुक्म इम्तनाई नहीं है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, किसी कोई केस नहीं चल रहा है इस वक्त। और इसका जो शेड्यूल रेट है, इसका जो DC रेट है वो भी उसके ऊपर बाकायदा दर्ज करेगा।
और उसमें जो है बाकायदा पटवारी उसके ऊपर जो है वो एक रपट रोज़नामचे का नंबर डालेगा। रपट रोज़नामचा बेसिकली एक पटवारी की डेली डायरी होती है, जिसके अंदर पटवारी जो है वो सीरियल वाइज जो है वो सारी उस दिन की जो है वो प्रॉपर कार्रवाई, जिस मतलब लेट से जो भी दिन चल रहा है उस दिन उसने कितनी जो है फरदात इशू की हैं, कितनी उसने नकलें इशू की हैं, क्या क्या उसने कार्रवाई की है, तो वो एक प्रॉपर एक डायरी पटवारी जो है वो अपने पास प्रिपेयर करता है और रपट रोज़नामचा उसे हम बोलते हैं। बाकायदा उसके अंदर दर्ज करेगा कि आज फलां बंदा जो है वो मालिक मेरे पास आया है, हाजिर आया है और उसने अपने इस रकबे के इतने कनाल की जो है वो फ़र्द मेरे से इशू करवाई है और मैंने ये फ़र्द जो है वो इशू करके दी है। उसके ऊपर बाकायदा उसके साइन कराएगा, उसके थाम इम्प्रेशन हो गए, उसके निशान अंगूठा लेगा। पटवारी जो है वो अपने रोज़नामचे की जो डायरी नंबर है, सीरियल नंबर है, वो आपकी उस फ़र्द के ऊपर जो है बाकायदा इंदराज करेगा, जिससे ये जो है वो ऑथेंटिक हो जाता है कि ये जो फ़र्द है ये बाकायदा सरकारी तौर पे इशू हुई है। एक तो फ़र्द इशू जब वो करवाएगा तो उसको पर्सनली जाके पटवारी के रिकॉर्ड से चेक करें कि क्या ये उसी बंदे ने इशू करवाई है, मालिक ने खुद इशू करवाई है। उसके रोज़नामचे के ऊपर जो है वो दस्तखत अंगूठे हैं, अगर लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है तो क्या वहाँ पे उसकी हाज़िरी, वहाँ पे जो मुतल्लिका रजिस्टर है उसके अंदर उसके साइन अंगूठे जो हैं वो मौजूद हैं कि नहीं हैं। स्पेशली अगर रजिस्ट्री वो साथ दे रहा है और रजिस्ट्री है उसकी, तो उसकी रजिस्ट्री की भी अटेस्टेड कॉपीज़ जो हैं वो इशू करवाएं। और उसके नाम के ऊपर जो जब उसने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट उसके नाम पे रजिस्ट्री हुई और उसके बाद उसने इंतकाल करवाया तो उसकी जो तब्दील हुकूक मलकियत का इंतकाल उसके नाम पे हुआ, मालिक के नाम का, उसकी भी बाकायदा अटेस्टेड कॉपी जो है वो आप दफ्तर कानून जो है तहसीलदार ऑफिस से वो भी इशू करवाएं। क्योंकि जब भी रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री के बाद जब इंतकाल होगा तो इंतकाल की तब्दील हुकूक मलकियत का इंतकाल जो है उसके दो परत बेसिकली होते हैं, एक को परत पटवार कहते हैं और एक को परत सरकार कहते हैं। तो दोनों के ऊपर जो है वो तहसीलदार जो है पटवारी उसको दर्ज करेगा, कानून को उसकी जो है वो प्रॉपर उसकी छांट वगैरह करता है, चेक करता है और तहसीलदार जो है वो उसके ऊपर अपना एज ए रेवेन्यू ऑफिसर वो उसकी मलकियत को तब्दील करने का बाकायदा हुक्म जो है वो उसके ऊपर लिखता है कि इस रजिस्ट्री के तहत जो है ये इंतकाल जो है दर्ज हुआ है और आज के बाद ये फ़लाना जो है ये नया मालिक जो है ये होगा। तो जो उस बंदे जिससे आप ख़रीद रहे हैं जो उसके नाम पे इंतकाल हुआ है उसकी भी मुसद्दका कापी जो है वो आप ज़रूर हासिल करें। वो आपको दफ्तर कानून जो है रेवेन्यू ऑफिस का जो दफ्तर कानून है वहाँ से उसकी अटेस्टेड कॉपी इशू होगी और रजिस्ट्री की जो कॉपी है वो तहसील सब रजिस्ट्रार ऑफिस से उसकी रजिस्ट्री की कॉपी इशू होगी। और अगर ट्रांजैक्शन है वो मुख्तारनामा आम के ज़रिए हो रही है तो वहाँ पे आपने ख़ास एहतियात करनी है कि मुख्तारनामा आम जो है वो लीगल एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, उसमें किसी किस्म की कबाहत नहीं है। मगर दो चीज़ों की आपने तसल्ली कर लेनी है। एक तो आपने जब भी उसकी सेल डीड करनी है, सेल डीड के वक्त आपने उसकी जिस दिन आपने सेल डीड करनी है उस दिन आपके पास उसकी जो है वो अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। यानी उस दिन तक आपको पता हो कि ये मुख्तारनामा आम जो है ये अब ताल तो नहीं हो गया, यानी ये कैंसिल तो नहीं कहीं हो गया। वो ना हो कि मुख्तारनामा जो है जिसकी बेसिस के ऊपर आप सेल डीड कर रहे हैं वो उससे कुछ दिन पहले जो है वो आपने नकल ली हुई हो और वो कैंसिल हो जाए तो आपकी रजिस्ट्री जो है वो तो नल एंड वाइड हो गई। तो आपने कोशिश करनी है कि जिस दिन आप सेल डीड करें उससे एक आध दिन पहले जो है और कोशिश करें उसी दिन उसको चेक भी कर लें। जिस दिन आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके सेल डीड जो है वो रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ही उसका रिकॉर्ड भी मौजूद होगा मुख्तारनामा आम का। तो उसी दिन उसकी एक अटेस्टेड कॉपी जो है सेम डेट में वो ज़रूर हासिल कर लें ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड में मौजूद हो कि जी ये जो है मुख्तारनामा आम उस दिन वैलिड था, उस दिन तक कैंसिल नहीं हुआ था। और एक चीज़ की और भी तसल्ली इसमें ज़रूरी होती है कि ये मेक श्योर कर लें, इस चीज़ की तसल्ली कर लें कि जिस बंदे ने मुख्तारनामा आम दिया है क्या वो उस दिन हयात भी है कि नहीं है, वो फौत तो नहीं हो गया। क्योंकि अगर वो फौत हो गया हुआ है तो मुख्तारनामा आम जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है।
उसकी कैंसलेशन की ज़रूरत नहीं होती है अगर बंदा फौत हो गया, क्योंकि मुख्तारनामा आम जो है वो एक किस्म का अथॉरिटी लेटर है। तो जब अथॉरिटी देने वाला ही मौजूद नहीं है तो वो अथॉरिटी जो है वो नल एंड वाइड हो गई। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल कर लेना है। और उसके बाद जो है स्पेशली आपने जो गवाह हैं सेल डीड के वो अपने रखने हैं। परचेज़र के गवाह हमेशा अपने होने चाहिए। बाज़ औक़ात देखने में आया है कि जो डील करवा रहा होता है या प्रॉपर्टी डीलर जो है वो कहते हैं कि जी हम एक गवाह मैं बन जाऊंगा और एक जो है वो सेलर की तरफ से होगा, एक परचेज़र की तरफ से होगा। तो इस तरह से कभी ना करें, हमेशा गवाह अपने रखें। और अगर जो डील करवा रहा है उसको आप आइडेंटिफिकेशन में डाल दें कि वो आइडेंटिफाई करे कि ये जो सेल कर रहा है ये यही बंदा है, मालिक है। और उसको आप आइडेंटिफायर जो है, शनाख्त कुनिंदा जो है उसमें डाल दें ताकि उसकी एक प्रेजेंस भी शो हो जाए और गवाह जो है वो आपके अपने हों। तो सेल डीड जो है वो आप खुद सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके दोनों पार्टीज़ जो हैं वो करवा सकती हैं, जिसे कि हम नॉर्मली उर्फ़ आम में रूबरू रजिस्ट्री कहते हैं कि जी सब रजिस्ट्रार के सामने दोनों पार्टीज़ पेश हुई और वहाँ पे उनके साइन अंगूठे हुए, सब रजिस्ट्रार ने उनके खुद बयान लिए और ख़ुद जो है वो सेल डीड जो है सारी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हुई। या फिर अगर सेलर या परचेज़र में से कोई बंदा वहाँ पे हाज़िर नहीं आ सकता तो नॉर्मली सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एप्लीकेशन दे के तो लोकल कमीशन भी अपॉइंट कर दिया जाता है। तो लोकल कमीशन जो है वो एक नुमाइंदा है सब रजिस्ट्रार का, तो वो आके जो है वो दोनों पार्टीज़ के बयान लेगा। नॉर्मली वो मुतला हजरात भी हो सकते हैं और नॉर्मली जो है वो किसी तहसीलदार जो है उसको भी अपॉइंट, नायब तहसीलदार को भी अपॉइंट कर दिया जाता है लोकल कमीशन, वो भी आके बयान वगैरह ले लेता है। तो सेल डीड जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है। और एक चीज़ आपने ख्याल करना है कि जो जिस दिन आपके बयान हो रहे हैं या जिस दिन आप दोनों पार्टी सिग्नेचर कर रही हैं कि जो डेट है लोकल कमीशन वो उसी डेट को जिस दिन आप साइन कर रहे हैं वही डेट डालें। अक्सर देखने में ये चीज़ें आई हैं कि जी लोकल कमीशन जो है वो दोनों पार्टी से साइन अंगूठे करवा के ले जाता है और बाद में कोई ना कोई डेट जो है वो अपनी मर्ज़ी से डाल देता है। इस चीज़ से अवॉइड करना है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि जिस दिन आपकी सेल डीड हो रही है, जिस दिन दोनों पार्टीज़ का लेन देन हो रहा है, उसी दिन की जो है वो लोकल कमीशन और सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो उसी दिन की डेट उसमें डालें। चूँकि जब प्रोसेस होना है रजिस्ट्री ने, सेल डीड ने, तो आपने मुख्तलिफ टैक्सेस वगैरह पे करने होते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। तो वो जो दस्तावेज़ नंबर है वो तो बाद में इशू होता है। तो जिस दिन स्पेशली साइन कर रही हैं पार्टीज़ उस दिन जो है वो उस दिन की डेट का हवाला दिया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये ना हो कि कोई ऐसी डेट डाल दी जाए जिस दिन कोई पार्टी जो है यहाँ पे मौजूद ना हो या मुल्क से बाहर चली जाए या कोई जो है वो किसी और जगह पे हो। तो इसका एक जो है वो काफ़ी ख्याल करना चाहिए। सेल डीड होने के बाद आपने उसका इंतकाल करवाना है और पटवारी के पास या जो भी हमारा लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है, लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें आपने जाके जो है वो अपनी रजिस्ट्री का बाकायदा इंदराज करवाना है और वहाँ पे आपका बाकायदा जो है वो तब्दील हुकूक मलकियत का इंतकाल किया जाएगा और उसमें साबका मालिक जो है उसका नाम खारिज करके आपका नाम जो है वो जो रजिस्ट्री है वो दर्ज कर दिया जाएगा, ताकि साबका मालिक जो है वो उसका ताल्लुक़ हमेशा के लिए आपके रकबे से जो है वो ख़त्म हो जाए, आप उसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ वास्ता ना रहे। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जी अगर ज़मीन की कल को कीमत बढ़ जाए और आपने रजिस्ट्री अपने पास रख छोड़ी है और पटवारी के रिकॉर्ड में अंदराज नहीं करवाया, तो अक्सर जो है इस तरह के मामलात हो जाते हैं कि जी जो मालकान हैं अगर तो नेक नीयत हैं तो फिर तो ठीक है, अगर कोई उसमें बद नीयत है तो किसी की नीयत का कुछ कह नहीं सकते, तो उसमें जो है वो दोबारा कहीं आपको नुकसान ना पहुँचाए, उसकी दोबारा से फ़र्द इशू करवाए और किसी और के नाम पे उसकी ट्रांसफ़र करवा दे। तो चूँकि रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो तो अभी तक उसके नाम पे बोल रहा है तो फ़र्द तो उसके नाम से इशू हो सकती है। इस चीज़ से बचने के लिए आपने बाकायदा जो है वो अपनी सेल डीड का इंदराज जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में या लैंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें आपने करवा लेना है ताकि फ़र्दर आप जो है वो सेफ़ हो सकें। तो इसके अलावा जब फसल जो है वो फसल रबी और फसल खरीफ की बारी आती है तो उस टाइम के ऊपर आपने जो खसरा गिरदावरी है
वो आपने ज़रूर अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेनी है, चूँकि खसरा गिरदावरी जो है ये कब्ज़े को शो करती है। वो अगर मतलब कि जो पहले मुज़ारियान हैं उनको आपने फ़ारिग कर दिया है, तो अगर आप खसरा गिरदावरी चेंज नहीं कराते तो हो सकता है कि वो पहले मालकान का नाम या पहले जो है वो मुज़ारियान का नाम जो है वही चलता रहे खसरा गिरदावरी में। तो आपने जब भी सेल डील के बाद जो है आपकी पहली फसल चाहे वो रबी की है या ख़रीफ की है, तो जब भी उसका टाइम आना है तो आपने एहतियात के साथ अपनी जो खसरा गिरदावरी वो अपने नाम के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र करवा लेनी है। उम्मीद है कि ज़रई ज़मीन के हवाले से आपको एक अच्छी और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो जब भी आप ज़रई ज़मीन ख़रीदें, इसको जो है इन एहतियाती तदाबीर को ज़रूर मद्देनज़र रखें, ताकि आप और आपके इन्वेस्टमेंट वो महफूज रह सके। अपना अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।